हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर चौथा, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाम से ही समझ लो, डाटा जो होता है हमारा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हमें प्रेजेंट करना है, वो भी एक अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से और थोड़ा अट्रैक्टिव मैनर में भी। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके कई कई सारे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। और इस चैप्टर में हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो। ओके, अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए प्यारे प्यारे से, न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर ही हैं, वो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि हम डाटा का एग्जीबिशन कर रहे हैं। एग्जीबिशन मतलब आपके स्कूल में होती थी ना, कभी साइंस की एग्जीबिशन, कभी हिस्ट्री की एग्जीबिशन, जिसमें आप मॉडल बना बना के लेके जाते थे और दूसरों को दिखाते थे, एग्जिबिट करते थे, है ना। वो ये कि डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा को दूसरों को दिखाना, इन सच क्लियर तरीके से दिखाना, अट्रैक्टिव मैनर में दिखाना, ताकि वो जो डाटा है वो हम अच्छे से समझ पाए कि हाँ भाई ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाए। एनालाइज मतलब कि उसके बारे में और आगे जाके फर्दर तहकीकात की जाए, मतलब उसे कुछ स्टेप्स या फिर डिसीजन बनाया जाए, तो एनालाइज करा जाए। हिंदी की भाषा में भी लिखा है मैंने कि डाटा को पेश करना एक अच्छे, क्लियर, सिंपल और अट्रैक्टिव तरीके से, ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अब हम कैसे कैसे अपने डाटा को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव, दूसरा टैबुलर, तीसरा डायग्रामेटिक और चौथा ग्राफिकल। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्सचुअल पे आते हैं। टेक्सचुअल का क्या होता है, जिसमें डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जब डाटा हमारे पास बहुत कम होता है ना, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तब हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। और दूसरा मेथड होता है टेबुलेशन, जिसमें हम अपने डेटा को टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अब टेबल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टेबल का नंबर, टाइटल, कैप्शन, कॉलम की हेडिंग या फिर रो की हेडिंग। कॉलम की हेडिंग को हम कैप्शन बोलते हैं और रो की हेडिंग को हम स्टब बोलते हैं। ये 1 मार्कर्स में आ सकता है। ठीक है, बॉडी ऑफ द टेबल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स की हमने टेबल के अंदर जो डाटा लिखा है उसका सोर्स कहाँ से है, वो डाटा कहाँ से लिया गया है। हेड नोट, फुट नोट, ये सब टेबल के पार्ट्स हैं। एक अच्छे टेबल को कैसा होना चाहिए, एक तो कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव, यानी कि टेबल को बहुत लॉजिकल होना चाहिए, रेलेवेंट उसके अंदर डाटा होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि किसी भी डाटा को टेबल के अंदर ठूस दिया, मतलब लॉजिकल डाटा होना चाहिए उसके अंदर, जिसके अंदर कोई लॉजिक आ रहा हो। ठीक है, और हेल्पफुल इन कंपैरिजन, अगर हमें किसी भी चीज के अंदर कंपैरिजन करना हो तो हम कंपेयर कर पाए। आइडियल उसका साइज होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। स्टब्स होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर रोज होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। कोई भी परसेंटेज और रेशियो है तो वो भी उसके अंदर आ सकता है। सोर्स ऑफ डाटा भी लिखा होता है टेबल में कि ये जो डाटा है टेबल के अंदर वो कहाँ से लिया गया है, और सिंपल होता है काफी ज्यादा। अब ये जो मैंने आपको ऊपर पार्ट्स बताए थे ये टेबल के, इसको हम डायग्रामेटिक तरीके से देख लेते हैं। एक टेबल ऐसे बनता है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो नंबर लिखा जाता है, नंबर 1 2 3 ABC किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद टेबल का टाइटल लिखा जाता है कि टेबल है किसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर रोज की हेडिंग आती है। रोज क्या होती है, 1 2 3 4, ये रोज होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली, तो यहाँ पर रो की हेडिंग। उसके बाद कॉलम क्या होता है, ये लंबे ऐसे वर्टिकल वाले। ठीक है, और यहाँ ऊपर आती है कॉलम की हेडिंग कि ये किस चीज का कॉलम है, यानी कि ये किसका कॉलम है, ये किसका कॉलम है, ये किसका कॉलम है। इस तरीके से कोई सब हेडिंग हो या फिर सब कैप्शन हो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर बीचों बीच आपकी बॉडी या फिर कंटेंट आता है, इधर टोटल का साइड, इधर टोटल का साइड। ठीक है, और नीचे यहाँ पर फुट नोट आता है। फुट नोट जो है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कई सारी चीजें जो टेबल के अंदर एक्सप्लेन करनी रह गई हैं। और सोर्स में आप क्या बता सकते हो कि ये जो टेबल के अंदर डाटा आपने फिल किया है ये कहाँ से लिया है, तो सोर्स बता सकते हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल की। ठीक है, अब ए पॉइंट देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस, पर्पस के व्यू पॉइंट से, जिसको आप रेफरेंस या फिर रिपोजिटरी टेबल भी बोलते हो, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, जनरल पर्पस टेबल। ठीक है, अच्छा, ये जो जनरल पर्पस टेबल है इसको आप रेफरेंस या फिर रिपोजिटरी टेबल बोलते हो। ये जनरल पर्पस टेबल किस चीज के लिए होता है कि आपका कोई सेम सब्जेक्ट है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो सेम सब्जेक्ट के ऊपर ही। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन या फिर रिसर्चर भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि सेम सब्जेक्ट मैंने मान लिया लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री या फिर ऑफ दिल्ली या फिर ऑफ रोहिणी, इस तरीके से आप सेम सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो। स्पेशल पर्पस टेबल आता है दूसरे नंबर पे, और इसमें क्या होता है, टेक्स्ट समरी, और इसको हम एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं। अब ये जो है किसी एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि लिटरेसी लेवल ऑफ गर्ल्स
इन रोहिणी दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक स्पेसिफिक सेट के ऊपर, और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आता है इफेक्टिव वे में। और दूसरा बी पार्ट क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के व्यू पॉइंट से। तो इसके अंदर भी 3 टाइप के टेबल्स होते हैं, एक सिंपल या फिर सिंगल टेबुलेशन, एक डबल टेबुलेशन जिसको आप कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन भी बोल सकते हो, और एक होता है ट्रेबल टेबुलेशन। अब सिंगल टेबुलेशन के अंदर कोई भी एक फीचर आता है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, डबल टेबुलेशन में आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक या फिर 2 फीचर्स आते हैं, जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स। और ट्रेबल टेबुलेशन में आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि बॉयज गर्ल्स, और उनके भी सब पार्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितना आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना आपका थ्योरी सफिशिएंट है, मैंने उतना करवाया है, इसमें आपको कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब हम इसी के साथ साथ एक टेबल का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ भी चीज मिस नहीं की है, तो आप बेफिक्र रहना कि कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने कवर की हुई हैं, कुछ भी चीज रहेगी नहीं। रही बात इन सब चीजों की, तो ये मैंने आपको बताई दी कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आप इनके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने इनके पॉइंट भी बता दिए कि ये होती क्या चीज़ है, तो आप लिख सकते हो, जैसे जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस या फिर रिपोजिटरी टेबल। दे गिव इंफॉर्मेशन ऑन अ सेम सब्जेक्ट, दे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ मैसिव वे, और जनरल पर्पस टेबल आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड रिसर्चर्स। इस तरीके से आप लाइन बना सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना भी सिखा दिया है आपको। ठीक है, अब टेबल के ऊपर हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ सैम्पल स्टडी अबाउट कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट इन 2 टाउन्स, 2 टाउन है, टाउन नंबर ए और टाउन नंबर बी। ठीक है, उसमें कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में बताया हुआ है, तो इस चीज को, इस डेटा को हमें टेबल के अंदर प्रेजेंट करना है। जैसे कि टाउन ए में फीमेल जो है 40% है। अब इसका जैसे आप पढ़ते जाओ ना, वैसे वैसे लिखते जाओ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लाइक टाउन ए में हम लगा लेते हैं कि 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 100 में से कितने परसेंट लोग हैं फीमेल है? 40% फीमेल है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, सो 100 में से 40 जो है फीमेल है, तो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया। और फिर बच्चे कितने? 100 में से 40 फीमेल है, तो फिर 60 मेल होंगे ऑब्वियसली, तो वो लिख दिया। अब आगे देखो क्या लिखा है, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स जो है 45% है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के मिला के टोटल कॉफी कितने लोग पीते हैं? 45% पीते हैं। और मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? 20%। तो अब यहाँ पर देखो, मेल की कैटेगरी में आ जाओ। मेल 60 थे, मेल में आप कॉफी ड्रिंकर्स भी ले आओ और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स भी ले आओ। तो मेल में नॉन कॉफी ड्रिंकर्स जो है वो कितने थे? 20% थे। तो हमने ऊपर भी देखा था 20% थे, तो 60 में से 20 जो है वो तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हो गए। उसके बाद 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो 40 निकल आएगा। तो यानी कि 60 में से 20 अगर कॉफी नहीं पीते तो 40 कॉफी पीते। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CD, यानी कॉफी ड्रिंकर्स जो है वो 40 है। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन थी कि 45% टोटल कॉफी ड्रिंकर्स हैं। तो 45 में से 40 तो कॉफी ड्रिंकर्स मेल के ही हो गए, तो बच्चे कितने? 5 और, तो 5 कॉफी ड्रिंकर्स कौन आ गई? फीमेल आ गई। और 40 फीमेल्स में से अगर 5 कॉफी ड्रिंकर्स हैं तो फिर 35 जो है नॉन कॉफी ड्रिंकर्स होगी। तो इस तरीके से आप टाउन ए का बनाओगे। ठीक है, अब टाउन भी देखो, मेल जो है 55% है, तो फीमेल कितनी हुई? 45%। ठीक है, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 30% है, तो कॉफी ड्रिंकर्स कितने हुए? 25। ठीक है, उसके बाद फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितनी है? 15। तो 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाउन बी का भी बना लोगे। अब यहाँ पर देखो, ये सारा सिस्टम आपको लिखने के बाद अब आपको एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाओगे? इस तरीके से, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ऊपर सबसे पहले टेबल का नाम लिखोगे कि परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर इन टाउन ए और टाउन बी, परसेंटेज बताइए। फिर आपको रो की हेडिंग डालनी है कि एट्रीब्यूट, उसके बाद कॉलम की हेडिंग डालनी है टाउन ए और टाउन बी, उसके बाद सब कैप्शन डालना है, यानी कि सब कॉलम हेडिंग डालनी है, जैसे मेल फीमेल टोटल, और टाउन बी के भी मेल फीमेल टोटल। और फिर रो की हेडिंग आप डालोगे कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स और टोटल। उसके बाद आपको सारा जो है डाटा यहाँ पर फिल कर देना है जो कि आपने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, इजी। तो अब आप ऐसे देख सकते हो पूरा समराइज तरीके में।
इस तरीके से आपको टेबल प्रेजेंट करना है। अब हम सीखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या सीखेंगे? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अच्छा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं सिंपल तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से, मतलब कुछ कलरफुल तरीके से भी आप लगा सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, डायग्राम की फॉर्म में, उसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ज्योमेट्रिक फॉर्म। इसके अंदर आपको बनाने होते हैं पाई डायग्राम और बार डायग्राम। पाई डायग्राम और बार डायग्राम तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो। बार डायग्राम में भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड और परसेंटेज। ये अभी हम आगे देखेंगे डेफिनेशन में, ठीक है। तो एक ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है आपका सेकंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम। इसके अंदर क्या बनते हैं? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ऑगिव कर्व। और तीसरा आता है हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ। अब इन तीनों की, यानी कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ की और फ्रीक्वेंसी डायग्राम की और उसके बाद ज्योमेट्रिक फॉर्म में जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब चीज़ों की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे कि बार डायग्राम क्या होते हैं? ये ऐसे डायग्राम होते हैं जो कि डाटा को बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप बचपन से बनाते आ रहे हो। अब इसी के अंदर जितने भी बार डायग्राम हमने ऊपर देखे तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, यानी कि टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है कि सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ले लिया जाता है, सिर्फ सिंगल सेट, ठीक है, और डिफरेंट बार के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम में डाटा जो होता है वो 2 या 3 तरीके का होता है या फिर 2 या 2 से ज्यादा तरीके का होता है, और इसमें हम कंपैरिजन कर पाते हैं। जैसे कि ये देखो, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है? जिसमें टोटल वैल्यूज और पार्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार टोटल वैल्यूज और पार्ट जो है वो दिखाए जाते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ वैल्यूज दिखाई जाती हैं या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ डाटा दिखाया जाता है, वो भी परसेंटेज के टर्म्स में, है ना। इसकी अभी सिर्फ वो याद कर लो, आप जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, सिर्फ वो याद कर लो। और जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल सिलेबस में, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में कराऊंगी, ठीक है। अब आते हैं डेविएशन बार डायग्राम में। इसमें क्या होता है? बार डायग्राम ना पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो नीचे की साइड आ जाते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव होते हैं वो ऊपर की साइड बार्स आ जाते हैं, इस तरीके से। तो ये डेविएशन बार डायग्राम हो गया। अब आते हैं हम पाई और सर्कुलर डायग्राम में, जिसमें जो आपका एक सर्कल होता है, जिसमें जो डाटा होता है अलग अलग तरीके का, वो डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज में या फिर डिफरेंट सेट ऑफ पाइज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और अब आता है हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम पे क्या होता है? कंटिन्यूस सीरीज का हिस्टोग्राम बनता है। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? जिसके अंदर क्लास इंटरवल होता है। ये आप सीख के आए हो ना, क्लास इंटरवल। जैसे कि 10 to 15, उसके बाद 15 to 20, उसके बाद 20 to 25, तो ये क्लास इंटरवल होता है। तो जिसमें कंटिन्यूस सीरीज होती है और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा हिस्टोग्राम बनता है। इसकी अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। और डिस्क्रीट सीरीज में कभी भी हिस्टोग्राम नहीं बनता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? जब आपका हिस्टोग्राम बन जाता है, उसके रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, उसके रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को जोड़ जोड़ के जो आपका ये पॉलीगन बनता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है ना, उसको बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है उसके पॉइंट्स को ऐसे स्मूथ तरीके से, विदाउट द यूज ऑफ स्केल, हम इसको या फिर विदाउट द यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमारे हाथ फ्रीली हैंड से जो पॉलीगन बनता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF कर्व या फिर ऑगिव कर्व कौन सा होता है? दिस कर्व या फिर ऐसा कुछ राउंड सा, जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन ग्राफ पेपर। अब आपने देखा होगा कि CF लिखा होता है कई जगह पर, कई न्यूमेरिकल्स में। अगर हम CF के डाटास को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वो ऑगिव कर्व या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। तो ये कुछ हमारे थे डेफिनेशन। और एक और डेफिनेशन रहेगी अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और या फिर टाइम सीरीज ग्राफ, और इसको आप लाइन ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम भी बोल सकते हो। इसमें जो आपका इन दिस ग्राफ, यहाँ पर क्या होता है? जो टाइम, जैसे कि आर, डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर, वो हम एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और बाकी का जो दूसरा वेरिएबल होगा वो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो ये अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है।
सो ये जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये तो हो गया जी आपका थ्योरी पार्ट कि आपको बस इतना ही पढ़ना है। और जो अब आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो मैं जितने करवा रही हूँ उतने सफिशिएंट है। एक दो आप अपनी बुक में से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको अच्छे से आ जाए। बाकी जितने मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगी वही आपके एग्जाम में आएंगे ऑलमोस्ट सेम सेम, ठीक है। डाटा अलग होएगा और इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट। ओके, नाउ द बार डायग्राम। अब यहाँ पर देखो बार डायग्राम के ऊपर कैसा सवाल आ सकता है। ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स को आपको बार डायग्राम पे शो करना है। और ये डाटा किस चीज का है? एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको हमने कितना एक्सपोर्ट किया, बाहर के देशों में कितना बेचा, उसके ऊपर ये डाटा है कि इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस साल में इतना। तो आपको बार डायग्राम पे शो करना है। तो बार डायग्राम मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए और जो भी ईयर वगैरह है वो आप किस पे शो करोगे? एक्स एक्सिस पे। और ये जो है रुपीज वो आप किस एक्सिस पे शो करोगे? वाई एक्सिस पे। लेकिन वाई एक्सिस पे आपको रुपीज शो करने के लिए एक स्केल लेना पड़ेगा। तो हम एक यूनिट या फिर एक सेंटीमीटर के लिए कितना ले रहे हैं? 5,000 करोड़ का। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डाटा देखोगे तो 6500, 10,000, 17,000 के आसपास, 28,000, 36,000। तो हम 5,000 का स्केल ले लेते हैं, पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर बार डायग्राम में देखो, यहाँ पर हमने ले लिए सारे के सारे ईयर्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ये हो रहा हमारा ओरिजिन। और यहाँ पर हमने ले लिया रुपीज इन करोड़ का स्केल, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40,000। 40,000 तक ही लिए क्योंकि हमारा लास्ट 36,000 तक है। उसके बाद इस ईयर में 6500 है तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है एग्जैक्ट, मतलब अनुमान लगा के ये 65 है। फिर उसके बाद 10,000 940 का भी हमने थोड़ा सा ये लगाया कि ये यहीं पर होगा। फिर 17, फिर ये, फिर ये। इस तरीके से आपको बार डायग्राम बनाना है। लेकिन आपको यहाँ पर जरूर मेंशन करना होगा कि स्केल हमने कितना लिया, कि 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिखाते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर या फिर आप लिख सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5,000 करोड़। और ऊपर यहाँ पर बार डायग्राम का आप नाम भी लिख सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और आपको ये लिखना जरूरी है कि एक्स एक्सिस पे आपने ईयर शो किया है और वाई एक्सिस पे आपने रुपीज इन करोड़ को शो किया है। तो ये हो गया आपका बार डायग्राम, ठीक है। पाई डायग्राम का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा अबाउट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन दिल्ली। घर जो बन रहे हैं दिल्ली में उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें परसेंटेज दिया हुआ है कि लेबर जो है 25% खर्चा लेती है पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में। ब्रिक्स यानी कि ईंटें 15% खर्चा लेती हैं, सीमेंट 20%। तो ये पूरा आपको टेबल दे रखा है। तो आपको इस डाटा को पाई चार्ट में दिखाना है, ठीक है। तो आप पाई चार्ट में दिखाने के लिए क्या करोगे, जब भी आपको परसेंटेज गिवन होती है ना, उस परसेंटेज को आपको किस में बदलना होता है? डिग्रीज में। किस में बदलोगे? डिग्रीज में। अब वो डिग्री में कैसे बदलेगी परसेंटेज? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3.6, ठीक है। तो 25 को अगर हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा यानी कि 90, उसके आगे डिग्री लग जाएगा। ओके, 25% का क्या बन गया? 90 डिग्री। कैसे बन गया कि 25 को जब हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अभी 3.6 का क्या रोल है? देखो, एक सर्कल जो होता है वो आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है ना। अब एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है ना। तो अब 360 को अगर हम 100 से करेंगे डिवाइड तो इसका 0 से 0 तो 36/10 इज इक्वल टू 3.6 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो वही है, परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसे ही आपको हर एक आइटम के साथ करना है। जैसे कि 15 को 3.6 से कर दो, 20 को 3.6 से कर दो, इस तरीके से। तो जब आप इसको करोगे तो आपके सारे एंगल्स आ जाएंगे, वो भी डिग्री के अंदर। ओके, अब आपको एक डी लेना है। पहले कंपास से आप एक सर्कल बनाओगे, उसके बाद डी लोगे। लेबर जो है 90% की है तो आप सबसे पहले 90% बनाओगे। फिर 15% की आपको 15 की आपको ब्रिक्स बनानी है, फिर टिम्बर का, फिर सुपरविजन का, फिर सीमेंट का, फिर स्टील का। ऐसे ऐसे मतलब पहले पूरे डिग्रीज बना लो। पहले 90 डिग्री बनाओ, फिर 54 डी में देख देख के, 72, 54, 36 और 54। उसके बाद इसके अंदर लिख दो सेगमेंट्स की किस चीज का बता रखा है आपने। कि जैसे 90 डिग्री आपने बनाया किसका? लेबर का। लेबर थी 25%। तो यहाँ इस सेक्शन में जब आपने 90 डिग्री बनाया तो लेबर का 25%। ऐसे ही पूरे डायग्राम में प्लॉट कर दो और नीचे लिख दो पाई चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन दिल्ली, इस तरीके से। अब हम करेंगे अर्थमेटिक लाइन
ग्राफ जिसमें हम सबसे पहले वन वेरिएबल का देखेंगे, इसमें लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये सारा जो डाटा है केंद्र विद्यालय का उसको ग्राफ पेपर पे डालना है, ठीक है। ईयर दिए हुए हैं जो कि हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे और स्टूडेंट दिए हुए हैं जो कि हम वाई एक्सिस पे डालेंगे। स्केल आप ले सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल हमने लिया 200 यूनिट का, ठीक है। तो आपने 200 यूनिट का स्केल ले लिया, वो है यहाँ पर लिखोगे आप स्टूडेंट, ओरिजिन आपने डाल दिया, वाई एक्सिस यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको जब भी आप अरिथमेटिक लाइन डायग्राम बनाओगे तो ओरिजिन के नीचे ही आपको ये लिखना है जो ईयर है, ठीक है। तो आपने सारे के सारे ईयर भी मेंशन कर दिए जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। अब 2003 और 4 में 120 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप देखो 2020 और 2003 और 4 में 120 है, तो 120 मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया अंदाजा लगा के। उसके बाद सारे मैंने पहले डॉट लिख दिए, ठीक है। डॉट पॉइंट करने के बाद अब मैं लाइंस बना दूंगी, तो हमारा क्या बन गया, अरिथमेटिक लाइन डायग्राम। स्केल डालना जरूरी है, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम भी जरूरी है लिखना, और एक्स एक्सिस मेंशन करना और वाई एक्सिस भी मेंशन करना जरूरी है। ये एरो बनाने जरूरी है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब हमें करना है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ओगिव देखना है। सबसे पहले हम आएंगे हिस्टोग्राम के ऊपर, ओके। नाउ हिस्टोग्राम में भी 4 पार्ट हैं, वो है फर्स्ट इज हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जब आपको क्लास इंटरवल इक्वल दिए होते हैं, जब हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं, और जब क्लास इंटरवल जो है वो इंक्लूसिव मेथड के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। देखो अब यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है कि प्रेजेंट डाटा, जो टेबल में ये जो डाटा है उसको आपको हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है। अब आप कैसे समझोगे कौन सा टाइप है, तो यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है वो आप देखो इक्वल है, आप देखोगे कि हाँ इक्वल है, सबके बीच में 10 का गैप है, तो ये हिस्टोग्राम व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन वो वाला है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे मार्क्स प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे। फ्रीक्वेंसी के लिए आप 2 का टेबल ले लेना, 2 4 6 8 10 इस वाला, ठीक है, या फिर 4 का भी ले सकते हो ताकि छोटा बने। उसके बाद आपने ये ले लिए कि 10, पहले तो यहाँ पर लोगे 0, ठीक है। उसके बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरीके से आपने सारे लिख दिए। एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, वाई एक्सिस पे 4 का स्केल लिख दिया, और स्केल यहाँ पर लिख दिया, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब 0 से लेकर 10 तक कितना है 4, 10 से लेकर 20 तक 10, तो पहले 4 फिर 10, उसके बाद आगे आगे करके ये आपको पूरा हिस्टोग्राम बन गया, इजी है, ठीक है। अब मिड पॉइंट आपको गिवन है, मिड पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, तो आपको समझ जाना है कि ये मिड पॉइंट है, तो पहले मुझे कुछ घटा बदा करना पड़ेगा तभी आगे सॉल्व होगा, ओके। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, हमें टोटल मार्क्स गिवन है ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट इन अ स्कूल। अब यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है मिड पॉइंट में 65 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 65 स्टूडेंट है टोटल, और नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो सबसे पहले हमें उसे क्लास इंटरवल में बनाना होता है, क्योंकि एक क्लास इंटरवल का ही हिस्टोग्राम बन पाता है, ये ध्यान रखना। तो अब आप मिड पॉइंट का क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर वेनेवर मिड पॉइंट्स आर गिवन, जब भी आपको मिड पॉइंट्स दिए होते हैं तब आपको अपर और लोअर क्लास लिमिट बनानी होती है, ठीक है। अपर और लोअर क्लास लिमिट कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पर देखो सेकंड मिड पॉइंट लो, सेकंड मिड पॉइंट कौन सा आपका 160, और पहला मिड पॉइंट लो वो क्या है 150, ठीक है। तो सेकंड मिड पॉइंट में से माइनस करोगे, पहला मिड पॉइंट कितना आ गया 10, 10 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपको कितना आ गया 5, यानी कि आपको 5 आपका आंसर आ गया। अब पहला आपका क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, जो पहला आपका वो था मिड पॉइंट उसमें से आपको माइनस कर देना है 5, और जो पहला इंटरवल ये मिड पॉइंट था उसमें से आपको एक बार कर देना +5, एक बार -5 एक बार +5, दोनों में क्या आया 145 और 155, तो एक लोअर लिमिट बन गई एक अपर लिमिट बन गई। तो फिर आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या आया 145 और 155। ऐसे ही आपको दूसरे के साथ करना है, यानी कि 160 के साथ, 160 में आप +5 -5 करोगे, फिर +5 करोगे तो कितना आएगा 155 और 165, और उसके बाद आपको 170 का भी ऐसे ही करना है, 165 और 175, मतलब कि जो आपका आंसर आता है सेकंड मिड पॉइंट में से माइनस करने के बाद फर्स्ट मिड पॉइंट, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे 2 से, और जो 5 आएगा या फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसमें एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है, लोअर और अपर लिमिट आएगी, मतलब आपका क्लास इंटरवल बन गया।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपके ऐसे की ऐसे हैं, ठीक है। अब आ गए हमारे पास क्लास इंटरवल और ये इक्वल है, सबके बीच में कितना गैप है, 10-10 का गैप है, ठीक है। और फिर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट अब आपको जस्ट प्लॉट करना है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स एक्सेस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पर देखो ओरिजिन के नीचे से ही हमने स्टार्ट कर दिया, सारे के सारे क्लास इंटरवल लिख दिए, 145, 155, 165 ऐसे, और मार्क्स। अब 145 और 155 के कितने मार्क्स थे, यहाँ पर देखो 8 थे, ठीक है। सो अब आपको 8 प्लॉट कर देना, 8 आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 25, 26 जितना भी था, और ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो हिस्टोग्राम जब हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए होते हैं। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो अनइक्वल कहाँ है, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5, 5, 5, यहाँ पर देखो, यहाँ सब में इसमें 10 का गैप है, इसमें 20 का है, इसमें भी 20 का है, तो ये तो अनइक्वल हो गया। सबसे पहले 5 थे, फिर 10, 20 और 10, 20, 20 आ गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जहां पर गड़बड़ी है, इन तीनों में गड़बड़ी है, तो इन तीनों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख दो ये डेली वेजेस है, तो आपने यहाँ लिख दिया डेली वेजेस, गड़बड़ी लिख दी तीनों, यहाँ इन तीनों में दिक्कत है, इन तीनों में अनइक्वलनेस ऑफ क्लास इंटरवल आ रहा है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो 12, 12, 8, यहाँ पर हमने लिख दी 12, 12, 8। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, इनको ठीक करना है। एडजस्टमेंट कैसे करोगे, जो क्लास इंटरवल था हमारा शुरुआत से, क्लास इंटरवल इनके बीच में कितना था, 5 का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे आपको फ्रीक्वेंसी से, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, डिवाइड करोगे जो आपका क्लास इंटरवल दूसरा है, दूसरा क्लास इंटरवल कितना है, इसके बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो डिवाइड कर दोगे 10 से, 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6। यानी कि अब इस क्लास इंटरवल की पहले फ्रीक्वेंसी थी 12, लेकिन अब कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 12 थी, पहले क्लास इंटरवल जो चलता आ रहा था वो 5 था, मल्टीप्लाई कर दी फ्रीक्वेंसी, अब क्लास इंटरवल कितना है, 20, तो डिवाइड बाय 20, तो नई फ्रीक्वेंसी आ गई 3। और ऐसे ही इसके साथ करना है, तो नई फ्रीक्वेंसी आ गई 2, यानी कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी जो हमारी चेंज हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करना है। नीचे आप लिख दोगे डेली वेजेस, यानी कि 5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद पहले तो शुरू में तो आसान है, जैसे कि 10 से लेकर 15 का 7 है, तो यहाँ पर देखो आप 10 से लेकर 15 के बीच में आपका 7 है, तो आप यहाँ तक प्लॉट कर दोगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि आगे वाले कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे कि 60 से लेकर 80 है, तो मैं मान लेती हूँ 60 और 80 यहाँ पर है, ठीक है। तो 60 और 80 में कितना आया था आपका, ये 2, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2, तो 60 और 80 की 2 फ्रीक्वेंसी दिखा दो। इस तरीके से आपको प्लॉट करना है, ये आप खुद भी प्लॉट कर सकते हो, ओके। अब आते हैं हम चौथे पे, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन बाय इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड के द्वारा, ये तो आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा भी है कि इंक्लूसिव मेथड वगैरह क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है इस डेटा का। इंक्लूसिव मेथड है, 5 से लेकर 9, फिर 9 से 14, फिर 15 से 19। तो इसमें आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, जो सेकेंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 10, ठीक है। और उसके बाद अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट कितनी है, ये फर्स्ट क्लास की, यानी कि 9, तो यानी कि 10 में से माइनस करेंगे 9, 1 आ गया, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया, 0.5। अब हम आते हैं पहले क्लास इंटरवल की तरफ, जो कि है 5 से लेकर 9, तो यहाँ पर वो लिख दिया, इस 5 और 9 में एक बार माइनस कर देंगे 0.5, एक बार प्लस कर देंगे 0.5, तो आपको कितना आ गया, 4.5 से लेकर 9.5। तो नया क्लास इंटरवल जो कि पहले 5 और 9 था, अब कितना आ गया, 4.5 से लेकर 9.5। ऐसे ही आपको हर क्लास इंटरवल के साथ एक बार माइनस 0.5 करना है, यानी कि यहाँ पर आ गया 9.5, और इसमें करना है प्लस 0.5, जो कि आ जाएगा 14.5, है ना। तो ये आपका नया क्लास इंटरवल के मार्क्स आ जाएंगे और स्टूडेंट आ जाएंगे। उसके बाद बस आपको प्लॉट कर देना है, हिस्टोग्राम का काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट, अब हम आएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे, राइट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सबसे पहले विद हिस्टोग्राम देन विदाउट हिस्टोग्राम। देखो, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन बाय ऑब्टेनिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्क्स आपको गिवन है, इक्वल क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो आप सबसे पहले इसका हिस्टोग्राम बनाओगे, ठीक है। आपने हिस्टोग्राम मेंशन कर दिया, इस तरीके से सारे हिस्टोग्राम कर दिए। अब आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम जैसे आपने बना दिया, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएगा, जब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि मिड पॉइंट ज्वाइंट कर दो, इस क्लास इंटरवल के
मिड पॉइंट ज्वाइन किया, इसके इस रेक्टेंगल के बीचों बीच मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका डॉट लगा दिया। अब उसके बाद इनमें सारी की सारी ज्वाइन कर दो तो आपको क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम करना है, क्वेश्चन आपका सेम है यही वाला ऊपर। अब इसमें आप विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको विदाउट हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे हर क्लास इंटरवल के। अब हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, दिस लिमिट अप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। तो आपने वही किया, पहले का मिड पॉइंट आ गया 15, तो हर क्लास इंटरवल का आपने मिड पॉइंट निकाला, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। तो आपको जस्ट यहाँ पर प्लॉट करना है, मतलब हर जगह डॉट लगा के और आपको प्लॉट करना है। अब यहाँ पर ये प्लॉटिंग विदाउट हिस्टोग्राम हुई है तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया। एंड नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि ऑगिव हमें बनाना है, ठीक है। ऑगिव कैसे बनेगा, इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक लेस देन मेथड और एक मोर देन मेथड। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्रॉ लेस देन और मोर देन ऑगिव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियन की वैल्यू भी निकालनी है। अब इसमें आपको मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसको हम एफ फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं। अब इसी में आपको लेस देन सी एफ निकालना है और मोर देन सी एफ निकालना है। कैसे निकालोगे, मार्क्स लिखे क्वेश्चन में से, फ्रीक्वेंसी लिख दी। लेस देन सी एफ कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ इसी में से निकलेंगे। जैसे कि लेस देन कैसे निकलेगा, पहला तो आपका सेम आएगा, ठीक है, लेस देन बता रही हूँ अभी। उसके बाद अगला कैसे आएगा, 7 + 10 17, नेक्स्ट 7 + 10 + 20 37, फिर 7 10 20 13 50, फिर उसके बाद 7 10 20 13 12 62, प्लस प्लस करते जाना है, ऐसे ये आ गया। अब मोर देन सी एफ कैसे निकलेगा, इसको ऊपर ले जाओ, लेस देन सी एफ का जो लास्ट है उसको सबसे ऊपर ले जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, 88 कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर दो। 78 कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर दो। 58 कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर दो। ऐसे ऐसे करके आपको मोर देन सी एफ निकालना है। अब आपको प्लॉट कैसे करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिख लिए और वाई एक्सिस पे आपने एक स्केल ले लिया। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने 20 40 60 80 100 का स्केल ले लिया। उसके बाद एक बार आप लेस देन सी एफ को प्लॉट कर दो इस तरीके से, एंड एक बार आपको मोर देन सी एफ प्लॉट करनी है, इस तरीके से आपका मोर देन हो गया। और जहां पर भी जिस भी पॉइंट पे भी लेस देन और मोर देन सी एफ का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, मीडियन। उस पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, मीडियन। और फिर आपको नीचे 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 प्लॉट करते जाना और ये 20 आ गया। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑगिव, और इससे आपको मीडियन भी आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से फाइनली इतना बड़ा चैप्टर जो था वो हमारा क्लियर हो कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई और न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको मेरा समझाया हुआ और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।